बेंगलुरु की नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान SGBS उन्नति फाउंडेशन आज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इशू लेकर आई है। ये इशू 7 नवंबर को बंद होगा। अगर इसका इशू सफल रहता है तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली ये भारत की पहली संस्था होगी। आज जागरण प्राइम में चर्चा का विषय जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या है और कौन सी संस्था इसके जरिए पैसा जुटा सकती है, कौन लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। सवाल कई सारे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जागरण प्राइम के एडिटर SK सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो हम शुरुआत में यही करते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये नाम कई बार आता है मगर अब भी कई लोग हैं जिन्हें इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या। तो उसी से शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत पहली बार 2019 में जो बजट आया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उस साल का जो पूर्ण बजट पेश किया था चुनाव के बाद, तो उसमें उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब इंडिया में वो समय आ गया है कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज खोल सकें। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हुआ कि आप सामाजिक कार्यों के लिए ऐसा एक्सचेंज जहां आप सामाजिक कार्यों के लिए पैसा जुटा सकते हैं। ठीक है। तो इस समय जैसे एक्सचेंज के माध्यम से पैसा जुटाने के और भी तरीके हैं, तो लेकिन ये है कि ये पहली बार होगा कि किसी सामाजिक कार्य के लिए एक्सचेंज के माध्यम से पैसा जुटाया जाएगा। तो इसके लिए अब ये BSE और NSE दोनों में अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। वो फुल फ्लेज्ड इसमें जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कि जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, तो उसके अंडर में जो रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेज हैं उनमें अलग से सेगमेंट होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। तो अपने यहाँ BSE और NSE दोनों में अलग सेगमेंट इसके लिए बनाए गए हैं। इस समय इन दोनों सेगमेंट में 2 दर्जन से ज़्यादा 27 या 28 जो संगठन हैं रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये उन्नति फाउंडेशन जो है बेंगलुरु की, जो आपने नाम बताया, तो वो पहली बार है कि कोई संस्था इस पर पैसे जुटाएगी। रजिस्टर्ड तो हैं कई सारे, लेकिन पहली बार होगा कि ये पैसे जुटाएगी। मगर सवाल एक ये भी उठता है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये बढ़िया सवाल है कि अब आपने देखी पिछले दिनों में आपने खबरें देखी होंगी, सुना होगा कि भाई बहुत सारे NGO की फंडिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि भाई इनका पैसा विदेश से आता है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कौन लोग दे रहे हैं पैसा, यहाँ किस तरह के, हाँ बिल्कुल, तो किस तरह के कार्यों में उनका पैसा लग रहा है। तो इन सब का एक सॉल्यूशन के तौर पर इसको आप कह सकते हैं कि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज में जो भी इन्वेस्टर होगा वो साफ होगा कि भाई अमुक आदमी ने पैसा लगाया है। वो एक्सचेंज के माध्यम से होगा तो वो उसकी जानकारी पूरी होगी अथॉरिटीज़ के पास कि कौन लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो संस्था है जो पैसे जुटा रही है उसकी भी सोशल ऑडिटिंग का प्रोविज़न है कानून में, जो इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं तो उसमें सोशल ऑडिटिंग का प्रोविज़न है। तो उससे ये भी पता चलता रहेगा कि भाई जो संस्था पैसे जुटा रही है वो सही काम कर रही है या नहीं। तो ये इसका मकसद है मूल। यानी कि सेबी के पूरी तरह से एक तरह से निगरानी में रहेगा ये, पूरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं कि सेबी के गाइडलाइंस उसको मानने पड़े, जो भी संस्था होगी उसको मानने पड़े। एक सवाल और यहाँ पर आता है जिसकी हमने शुरुआत की थी और वीडियो के आज चर्चा का मुद्दा भी यही है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो बॉन्ड है, हाँ, वो सामान्य बॉन्ड से कितना अलग है और आखिर है क्या? देखिए, कूपन का फाइनेंस की भाषा में कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। जीरो कूपन का मतलब है कि जीरो इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल है कि जो भी इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो है उसका प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब हिंदी में कहें तो मूलधन वो हुआ, और ब्याज के साथ जो पैसा मिलता है वो होता है मिश्र धन। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको जो इन्वेस्टर है उसको
कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही उसका पैसा जो मूलधन उसका है प्रिंसिपल वो वापस मिलेगा। तो क्योंकि जो अब इस आपने कहा कि जो सामान्य बॉन्ड से कैसे अलग हैं, तो उससे तुलना करने पर ये इसका क्यों का जवाब मिल जाएगा कि सामान्य बॉन्ड में जब कोई कंपनी इशू जारी करती है, बॉन्ड इशू इस तरह के, तो उसमें वो पीरियोडिक उसका 3 महीने पर, 6 महीने पर, साल भर में या मैच्योरिटी के बाद जो भी आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट होता रहता है। और मान लीजिए 5 साल या 7 साल जितने भी पीरियड के लिए वो बॉन्ड इशू है, तो उसके बाद आपको पूरा पैसा भी वापस मिलता है। यानी कि आपको प्रिंसिपल तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको समय समय पर ब्याज भी मिलता रहता है। लेकिन वो जो कंपनी पैसा उठाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट वाले काम में लगाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई संगठन सामाजिक कार्य में पैसा लगाता है, खर्च करना चाहता है, तो वहाँ पर उसको इनकम नहीं हो रही है उस संस्था को, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चों को खिलाने पिलाने का या देख रेख का कोई ऐसी संस्था है, तो वहाँ पर उसको इनकम नहीं होनी कहीं से। इसलिए ये उनके लिए है कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अगर कोई पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। फिर कंपनियों के लिए एक ज़रूरी नियम है कि हर साल उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज तय है कि भी इतना हिस्सा आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक दायित्व जो होते हैं कंपनियों के, उसमें निवेश करना पड़ेगा, उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी एक ये ऑप्शन खुल जाता है कि अगर कोई कंपनी जिसका अपना कोई इस तरह का विंग नहीं है जहाँ से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम कर सके, तो वह इन संस्थाओं के जरिए भी कंपनी पैसा खर्च कर सकती है। सब 2 सवाल हैं। एक तो आपने बताया कि कंपनियां भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं और एक इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट करता है, दोनों तरह। हाँ। और दूसरा सवाल, अगर हम संस्था पे जाएं कि किस तरह की संस्थाएं इस तरह का फंड जुटा सकती हैं? हाँ, इसमें सरकार ने सोशल वर्क वाले, सामाजिक कार्य वाले 17 क्षेत्र डिफाइन किए हुए हैं। तो ज़रूरी है कि संस्था उन 17 में से कम किसी एक क्षेत्र में काम कर रही हो, ठीक है। तो ये एक कंपल्सरी है उसके लिए कि तो वही संस्था इस तरह से बॉन्ड जारी कर सकती है और पैसे जुटा सकती है। और एक सवाल ये भी बनता है कि किस तरह के बॉन्ड के लिए इस तरह की कंपनियां फंड जुटा सकती हैं? इसमें देखिए किस तरह के बॉन्ड, मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो आप कंपनी जो बॉन्ड जो सामाजिक संस्था है वो जो बॉन्ड लेकर आ रही है, तो उसका उद्देश्य ही यहाँ पर, उसका उद्देश्य अगर क्लियर हो तो वो किस तरह के बॉन्ड से उसका क्लियर मकसद साफ हो जाएगा। कि जैसे पहले भी बताया कि जो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो जो सामाजिक कार्य कर रही है वहीं पर उसको खर्च कर सकती है, उस बॉन्ड के पैसे का कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उस बॉन्ड के पैसे से की ऑडिटिंग होगी। एक अभी इसमें थोड़ा सा एक ये अभी क्योंकि ये पहला इशू है, आगे चलकर इसमें कुछ और हो सकता है बदलाव हो, क्योंकि एक सवाल इसमें यह भी उठ रहा है कि इसकी जो सोशल ऑडिटिंग की बात कही गई है तो वो कैसे होगा, क्योंकि सोशल ऑडिटिंग को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसको मापेंगे कैसे। कि एक सामाजिक बदलाव अगर कोई लाने की बात है तो उस बदलाव को मापना एक अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा कि उसको आंकड़ों में हम कैसे मापेंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें हैं, थोड़ा सा आगे चल के इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। एक अगर हम बात करें कि सबसे पहले आम आदमी के मन में सवाल आता है टैक्स में छूट का। जी, अक्सर लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स में छूट मिल जाए, तो क्या यहाँ पर भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड में भी कुछ टैक्स में रियायत दी जाएगी? हाँ, इसमें है। अभी जो नियम है इनकम टैक्स एक्ट में जो 80G सेक्शन है, तो उसमें प्रावधान है कि अगर आप इस तरह की किसी सरकारी संस्था में को डोनेट करते हैं तो आप जितना पैसा डोनेट करते हैं वो पूरा 100% डिडक्शन का आपको लाभ मिलता है इनकम टैक्स में। प्राइवेट संस्था को अगर आप डोनेट करते हैं तो जितना पैसा आपने दिया उसके 50% के बराबर डिडक्शन का लाभ आपको मिलता है।
ये जो बॉन्ड हैं इस तरह के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड हैं, इनको सरकारी बॉन्ड के बराबर टैक्स के मामले में रखा गया है। यानी कि जितना पैसा आप इसमें देंगे वो पूरे पर आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा। तो इस लिहाज से ये सरकारी बॉन्ड के बराबर कहे जा सकते हैं, तो ये एक अट्रैक्शन भी हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि उन्नति ऐसी पहली संस्था है जो रजिस्टर्ड हुई है इसमें, हाँ, बॉन्ड मतलब के बॉन्ड लिए इशू लाने वाली पहली संस्था है जी। तो ये कितना महत्व रखता है और इस तरह की और संस्थाएं कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, शुरू में जैसे बताया कि करीब 27 या 28 संस्थाएं अभी तक रजिस्ट्रेशन तो उनका करवा चुकी हैं। वो उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी BSE या NSE के साइट पर। लेकिन वही सवाल है कि क्योंकि पहली बार है तो इसमें सक्सेस मिलती है या नहीं, या कितना मिलता है। कि जैसे एक नियम है कि कम से कम 75% अगर इशू की खरीद होती है तभी उसको सफल माना जाएगा। अगर नहीं हुआ, क्योंकि पहला इशू है, तो इससे जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको एक स्पष्ट होगा कि भाई पहले वाले ने क्या गलती रही या क्या खामी रही, गलती तो क्या कहेंगे, खामी क्या रही कि जिसकी वजह से उसको उतने इन्वेस्टर नहीं मिले। तो वो अपने अगला जो भी होगा लाना चाहेगा तो वो अपने प्रोस्पेक्टस में उस तरह से चेंज कर सकता है, या उसको अगर लगता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी पहले वाले में कम रही तो वो ट्रांसपेरेंसी वाला कौन सा पॉइंट है जिसमें उसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो बाद में आएंगे उनके लिए ये फ़ायदे की बात है। यानी कि एक तरह से इसे ट्रायल पीरियड कहा जा सकता है। हाँ, ट्रायल कह सकते हैं, क्योंकि जो हमेशा जो पहला होता है उसको फ़ायदा या नुकसान दोनों झेलना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, एक रास्ता खुला है जो गैर सरकारी संगठन है उनके लिए, तो उनके लिए फ़ंड जुटाने का, उनके लिए जो भी संस्थाएं अच्छा काम करती हैं, करना चाहती हैं, उनके लिए एक बढ़िया रास्ता है। और उन पर किसी तरह का आरोप भी नहीं लगेगा कि भाई आपने पैसे कहाँ से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि NGOs पर कई तरह के आरोप लगते हैं। इसमें सेबी की निगरानी में होगा सब कुछ। हाँ, तो शायद NGO को भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। हाँ, वो आरोपों से बिल्कुल हो सकता है कि उनको आगे चलकर इसमें, हाँ, आपने जो आखिरी सवाल पूछा था उसमें एक पॉइंट ये है कि अगर ये आगे चलकर हो सकता है कि NGO के लिए पैसा जुटाना आसान हो जाए, क्योंकि अभी जैसे जो विदेश से जो फंडिंग होती थी उसमें सरकार ने सख्ती बरती है, तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनके पास फंड की किल्लत है, वो उनकी शिकायत है। तो लेकिन जब उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई आप फंडिंग से लेकर के खर्च तक सब चीज़ में आप ट्रांसपेरेंसी, अब एक रिकॉर्ड उन्हें भी पूरा मेंटेन करना होगा। हाँ, कि कहाँ से पैसा आया और वो अथॉरिटीज़ के पास सारा कुछ होगा। तो जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो इन्वेस्टर को भी लगेगा कि नहीं, अगर उसमें पैसा, किसी संस्था को पैसा देना चाहता हूँ, मुझे लगेगा कि नहीं, ये संस्था अच्छा काम कर रही है, इसके सारे रिकॉर्ड हमारे सामने हैं, ये कहाँ क्या खर्च करेगी या जो भी काम करेगी, तो मुझे इसमें पैसा लगाने में मुझे भरोसा रहेगा कि मैं इसमें सही जगह पैसा लगा रहा हूँ। यानी कि एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज में बाकी लिस्टेड कंपनियों की तरह इसका ब्यौरा भी आम जनता के लिए खुला होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस सवाल से जुड़े तमाम जवाब आप तक मिल चुके होंगे। ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या है, इसका जवाब भी आप तक पहुँच गया होगा अब तक। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम उस सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण प्राइम। नमस्कार।